छोटी छोटी बच्चियों को आजकल पीरियड्स आ रहे हैं, जैसे 8-9 साल की बच्चियां भी आजकल विद पीरियड्स आ रही हैं। पीरियड्स की एज जो है वो कम होती जा रही है। दूसरी तरफ लोग शादी की एज बढ़ाते जा रहे हैं, इसको हाँ। आप किस तरह से देखते हैं? फिर ऐसे में कंसीव होने के बाद में प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आते हैं। सी सेक्शन यानी सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरीज में से कपल्स ज़्यादातर किसको चूज़ करते हैं? एटलीस्ट जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं कि मैम अपन शुरू से ऐसे ही तैयारी करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अच्छा, गर्भ संस्कार के बारे में बहुत बार मैंने सुना है, क्या होता है ये और ये किस तरह से हेल्प करता बेबी का और मदर का माइंड कनेक्शन जो होता है वो गर्भ संस्कार के थ्रू हो जाता है। है? पुरुषों में इनफर्टिलिटी के कॉजेज क्या हैं? स्मोकिंग, ड्रिंक्स, अल्कोहल, टोबैको एडिक्शन या ड्रग एडिक्शन, इन सबसे स्पर्म क्वालिटी भी डैमेज होती है। सर्वाइकल कैंसर के बारे में आजकल बहुत सुनते हैं, क्या है ये और क्यों होता है? बच्चेदानी का जो मुंह रहता है वहाँ पे उस पार्ट को सर्विक्स बोलते हैं। उस जगह पे अगर कुछ कैंसरस ग्रोथ हो जाए उस चीज़ को अपन सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। अच्छा, इसका सर्वाइकल से कोई लेना देना नहीं है? नहीं आप मेनोपॉज को किस तरह से देखते हैं? पीरियड्स कंटिन्यूअसली 1 साल तक नहीं आए, देन वी डिक्लेयर दैट वुमेन कि अब आपको मेनोपॉज आ गया है। प्रेगनेंसी की बात करें, उससे जुड़े हुए आपने क्या क्या अफवाहें, सच और झूठ सुने हुए? अर्ली प्रेगनेंसी में पपीता, पाइनएप्पल ये सब नहीं खाते हैं, गर्म चीज़ें नहीं खाते, ये एक सच है। टीनेज सेक्स आजकल कॉमन हो गया है, पीपल कम फॉर अबॉर्शन पिल्स इन अ वेरी फ्रीक्वेंट रेट दीज डेज, दिस इज़ नॉट गुड। नमस्कार, यह है आरजे गौरव टॉक्स और मैं हूं गौरव। इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसे सवालों की बात करने वाले हैं जो महिलाओं की हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं, जिनके जवाब अक्सर साइलेंस होते हैं। हो सकता है कि इनके बारे में आप जानना चाहते हो लेकिन सही जानकारी आपको ना मिली हो। ऐसे कई सवाल हो सकते हैं, फिर वो चाहे पीरियड्स से जुड़े हो, चाहे मेनोपॉज से जुड़े हो, या फिर शुरुआत में कम एज में आजकल पीरियड्स क्यों शुरू हो रहे हैं इसको लेकर हो। इन तमाम तरह के जो सवाल हैं जिनके जवाब जानना आपके लिए भी ज़रूरी है। बीइंग अ मेल, आप अगर पुरुष हैं तो भी ये पॉडकास्ट आपके काम का है, तो भी आपको ये सुनना चाहिए ताकि आप एक अच्छे पार्टनर बन पाएं। आपके आसपास जो आपके लाइफ की महिलाएं हैं उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स आपको पता हो। अगर प्रॉब्लम्स पता होंगी तो उनके सॉल्यूशन ढूंढने में आसानी होती है। इन सवालों के जवाब लेने के लिए इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनल पलोद, सर्वोत्तम हॉस्पिटल इंदौर से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो आज की अगर बात करें, आज के दौर में बात करें तो किस तरह की प्रॉब्लम्स महिलाओं की जो हेल्थ रिलेटेड सुनने को आपको सबसे ज़्यादा मिल रही हैं? आज की जनरेशन में, आज के एज में, हर एज की महिलाओं में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो इरेगुलर पीरियड्स, किसी को हैवी ब्लीडिंग है, किसी को पेनफुल मेंसेस हैं, किसी को वाइट डिस्चार्ज या बेसिकली अपन जो बोलते हैं इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, कंसीव का प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा समस्याएं किस तरह की आ रही हैं? साइकिल्स का प्रॉब्लम, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम। ओके, जितने भी ये जो सवाल हैं जिनके बेसिक जो जवाब हैं वो आपको पता होने चाहिए, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। आपकी जो डॉक्टरी की पढ़ाई वो आपने कहाँ से करी? मैंने मेरी MBBS और MD गुजरात से की है, जामनगर राजकोट से, और फिर फर्दर सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए मैं तमिलनाडु गई थी, मदुरई। 6-7 साल वहाँ पे प्रैक्टिस करके फिर इंदौर। अक्सर देखा गया ना कि डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी फैमिली में एक डॉक्टर का बैकग्राउंड होता है। आपके डॉक्टर बनने की स्टोरी किस तरह की है? नहीं, मेरे घर में कोई भी डॉक्टर नहीं था पहले। वी कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, राजस्थान में एक जगह है रायसिंह नगर, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में आते। मेरे दादाजी का बहुत ड्रीम था कि भाई घर में कोई एक डॉक्टर बने। मैं सबसे बड़ी बेटी थी, उनकी सबसे बड़ी पोती, तो उनका एक इंक्लिनेशन था कि मैं बन जाऊँ कुछ। डॉक्टर स्पेसिफिकली बनने का मेरा शुरू में नहीं था, लेकिन पापा का मोटिवेशन था, तो फिर ग्रेजुअली इसी लाइन में आगे पुश। ओके, तो अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो है कि यंग गर्ल्स में पीरियड इनरेगुलरिटी, आपने जैसा कि बताया, PCOD, PCOS और हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल बहुत नॉर्मल चल रहा है। आपने भी इस बारे में बात करी, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? छोटी छोटी बच्चियों को आजकल पीरियड्स आ रहे हैं, जैसे 8-9 साल की बच्चियां भी आजकल विद पीरियड्स आ रही हैं। बच्चों में बहुत जल्दी मैच्योरिटी आ रही है। पहले जो मासूमियत थी बच्चों की वो थोड़ी सी अब कम हो रही है। यंग गर्ल्स नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी से लेकर सब चीज़ों का उनको A to Z नॉलेज है। ये OTT से ले लो या गूगल से ले लो, या फिर आजकल ये जो सेक्स एजुकेशन इन डिटेल जो चल रहा है, बच्चों में जो इंक्विजिटिवनेस है कि भाई क्या चीज़ है क्या है, वो थोड़ी ज़्यादा है। जब न्यूक्लियर फैमिलीज़ रहती है, जॉइंट फैमिलीज़ नहीं रहती है, तो ये जो माहौल है बच्चों में थोड़ा सा कि मासूमियत वाला, वो कम हो जाता है, तो बच्चे दूसरी डायरेक्शंस में थोड़े डाइवर्ट हो जाते हैं। मीनवाइल OTT और इन सब से जो नॉलेज मिल रहा है वो सबसे कारण, थोड़ा सा मेच्योरिटी के कारण मुझे लगता है कि पीरियड्स जल्दी आना, ऑल्टरनेट एक्टिविटीज़ अगर बाई चांस स्टार्ट हो जाती है, पार्टनर्स होना, बॉयफ्रेंड्स होना, फिर ये इन्फेक्शंस का प्रॉब्लम, ये सब चीज़ों के कारण बच्चियों को प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फिर?
फैमिली में हेल्दी इन्वायरमेंट रहे, हैप्पी इन्वायरमेंट रहे, पेरेंट्स ही झगड़ रहे हैं, पेरेंट्स ही लड़ रहे हैं आपस में, तो बच्चे वैसे ही स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे। पढ़ाई का जो बर्डन है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो मैंने शायद मिस कर दिया। एजुकेशन का इतना बर्डन हो गया कि 6th-7th के बच्चे आजकल बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स और क्लासेस में जा रहे हैं। आई डोंट थिंक दैट इज़ रिक्वायर्ड। पहले हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, एक बार प्यूबर्टी प्रॉपरली हो जाए उसके बाद में सब चीज़ें टाइम से हो जाएगी। अर्ली एज में आपने बोला कि पीरियड्स शुरू हो रहे हैं बच्चों के, अब ऐसे में अगर पीछे जाके देखें तो एक जागरूकता तो मासिक धर्म को लेके बढ़ी है, लेकिन आज भी कई हिस्से हैं, कई इलाके हैं जहाँ पर शायद सैनिटरी पैड्स का उपयोग नहीं करते हैं लोग, दूसरी चीज़ों का उपयोग करते हैं जो उनकी सेहत के लिए मुश्किल में उनको डाल सकती है या उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। ऐसे में सैनिटरी पैड्स जो होते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं और उनका प्रयोग किस तरह से बीमारियों से बचा सकता है? देखो, इस चीज़ में मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि सिर्फ सैनिटरी पैड्स ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली पेरिनियल एरिया का हाइजीन अच्छा रखना है। अगर कुछ महिलाएं गंदा कपड़ा रिपीटेडली यूज़ करती है, दैट इज़ नॉट गुड। पीरियड्स में सैनिटरी पैड क्या होते हैं, सिंगल यूज़ के होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, तो वो हाइजीन का फैक्टर ऑटोमेटिकली इसमें आ जाता है। आपने बोला कि पीरियड्स की एज जो है वो कम होती जा रही है, दूसरी तरफ लोग शादी की एज बढ़ाते जा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न तो है ही। पीरियड्स जब स्टार्ट हो जाते हैं तो ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो एक एट बर्थ वी हैव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एग इन आवर मतलब ओवरीज में फॉलिकल्स एक फिक्स नंबर में होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो जैसे लेट एज हो जाएगी तो नंबर ऑफ फॉलिकल्स इन आवर ओवरीज विल रिड्यूस, सो फर्टिलिटी डेफिनेटली इससे अफेक्ट होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपकी फर्टिलिटी डाउन होती है, क्वालिटी ऑफ एग पुअर होता है, फिर ऐसे में कंसीव होने के बाद में प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आते हैं। तो लेट शादी भी उतनी ही नुकसानदायक है जितने अर्ली पीरियड्स? डेफिनेटली। अर्ली प्यूबर्टी की अगर हम बात करें या जो बॉडी चेंजेस बच्चों में होते हैं शुरुआती दिनों में, उससे मेंटल हेल्थ पर किस तरह का फ़र्क पड़ता है और उसमें पेरेंट्स किस तरह का रोल निभा सकते हैं? मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। बच्चे एंशियस हो जाते हैं, एंजाइटी इश्यूज आते हैं उनमें लो सेल्फ एस्टीम की कंडीशंस आ जाते हैं। कभी कभी दे वर वेरी गुड इन सम स्पोर्ट्स, सडनली दे स्टॉप प्लेइंग दैट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर पेन हो तो फिर उनकी जो पढ़ाई में जो डिस्टर्बेंस होती है वो अलग मैटर करती है। स्लीप साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बायोलॉजिकल रिदम पूरा मेरे हिसाब से अर्ली मेंसेस वाले बच्चों में देखा गया है कि डिस्टर्बेंस होता है। क्या पेरेंट्स उसमें कुछ कर सकते हैं? पेरेंट्स को पूरा मतलब उनको रेस्ट कराना है, उनको अच्छी डाइट देनी है, बच्चों के साथ में बहुत फ्रेंडली होना है और कंफर्टेबल। उनकी छोटी से छोटी पॉइंट को भी अपन को समझना है कि हाँ वो लोग बोले, अपन को ऐसे नहीं बोलना बेटा ये तो सबको होता है और चले जाओ। उसको बहुत केयरफुली उनको चीज़ों को गाइड करना है ताकि वो चीज़ का उनको डर नहीं बैठे मन में। ओके, अच्छा, अर्ली पीरियड्स की एक वजह क्या बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना आँखों को, बॉडी को, ये हो सकता है? बोल सकते हैं। स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्ट्रेस आता है, बायोलॉजिकल रिदम जो अपना है वो डिस्टर्ब होता है। लेट नाइट स्लीप्स अगर होती है बच्चों में तो वो टाइम पे वो हार्मोनल बैलेंस तो गड़बड़ाता ही है। तो मतलब बहुत ज़्यादा अगर कोई मोबाइल चला रहा है हाँ, तो उसको सावधान रहना चाहिए। डेफिनेटली। तो शादी की एज तो बढ़ी रही है, लेट मैरिज और फिर उसके बाद लेट प्रेगनेंसी, इससे बॉडी पर क्या फ़र्क पड़ता है? लेट एज प्रेगनेंसीज में कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, पुअर ओवेरियन रिजर्व के कारण जो क्वालिटी ऑफ बेबी बनता है कभी कभी उसमें कुछ जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ आते हैं, रिस्क ऑफ एबॉर्शंस ज़्यादा होते हैं। यूट्रस में भी चेंजेस, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो यूट्रस में भी चेंजेस ऑफ एजिंग जो है वो दिखते हैं। तो ऐसे में प्रेगनेंसीज कॉम्प्लिकेटेड रहती है, प्री टर्म डिलीवरी या फिर मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ते हैं इसमें। किस एज तक प्लानिंग कर लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में? आइडियली जो मैं सबको बोलती हूँ बिफोर 30 यू शुड कंप्लीट योर फैमिली, बट क्योंकि मैरिज की एज ही बढ़ गई है तो आई थिंक एटलीस्ट बिफोर 35 आप प्लान कर लो। ओके, अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आजकल फैमिली प्लानिंग करने के पहले भी लोग डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। आपको ऐसे केसेस आए? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीनेटल काउंसलिंग का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर अपन को पहले से ही अपनी हेल्थ कंडीशंस और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता होगा तो प्रेगनेंसी जब रहती है तो वो पूरा स्मूथली अपन उस जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। अपन उस चीज़ को सॉल्व ऑलरेडी कर देंगे या फिर अपन को उसका ट्रीटमेंट पहले से पता है तो देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई सडनली कुछ नया प्रॉब्लम नहीं आता। सो बेसिकली अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं उसके पहले ही डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर मिलना लें, चाहिए, अपना चेकअप करा ले तो वो गुड है। बेसिक टेस्ट जैसे थायराइड हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, अपना फॉलिक एसिड स्टार्ट करना है, कपल काउंसलिंग, टाइमिंग ऑफ ओव्यूलेशन, ये सब चीज़ें समझ के अगर आप प्लान करते हो तो प्लानिंग भी इजीली हो जाती है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई दिक्कत नहीं आती। फैमिली प्लानिंग की तो हमने बात करी कि शुरुआत में अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो हो सकता है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो आपको कम कर पाएँ उनके पहले से, अगर आप उनकी टेक केयर कर लें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह के रूटीन टेस्ट की ज़रूरत होती है? बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं और उनका पर्पस क्या होता है? जी,
प्रेगनेंसी को अपन 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपन को पता चलना कि प्रेगनेंसी में सिंगल प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है, बेबी की हार्ट बीट आई कि नहीं आई। तो 2 तरह के स्कैन्स होते हैं इसमें, अर्ली स्कैन और एक होता है न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी। न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी में बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट कैसी हो गई वो देखते हैं। तो ये तो हो गई 3 महीने के बाद। इसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर जब होता है तो 5th मंथ के एंड पे अपन टारगेट सोनोग्राफी करते हैं। टारगेट सोनोग्राफी मेन सोनोग्राफी है प्रेगनेंसी की, जिसमें बेबी का A to Z पूरा डिटेल अपन को पता चलता है, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है वो पता चलता है, और हार्ट, लीवर, ब्रेन, किडनी कैसे क्या डेवलप हो रहे हैं वो अपन को पता चलता है। इस टाइम पे अपन एक ब्लड टेस्ट, OGTT, शुगर टेस्ट करते हैं। वुमेन का जो हाई रिस्क होते हैं उनका खास करते हैं, बाकी रूटीन में भी किया जा सकता है। कुछ इन्वेस्टिगेशंस लाइक NIPT एंड क्वाड्रुपल मार्कर वो भी कहीं कहीं सजेस्ट किए जाते हैं एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट। ये किस चीज़ के लिए होता है? NIPT और ये क्रोमोसोमल अनोमलीज जो लेट प्रेगनेंसीज होती हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होते हैं, उनमें बताते हैं हम लोग। और 7th मंथ के एंड पे ग्रोथ स्कैन होता है या फिर डॉपलर स्कैन होता है, और एक थर्ड ट्राइमेस्टर में लास्ट में 9th मंथ में फिर से ब्लड इन्वेस्टिगेशंस रिपीट होते हैं क्योंकि डिलीवरी का टाइम पास में आ रहा है, और एक फाइनल स्कैन होता है देखने के लिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारे टेस्ट 9 महीने के अंदर हाँ, इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे सपोज थ्रू आउट प्रेगनेंसी अपन को मदर की हेल्थ कैसे चल रही है, कहीं कुछ डाउन तो नहीं जा रहा, वो पता चल जाए, बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है वो पता चल जाए, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर डेवलप होने लगती है, फिर कुछ भी पता चलता है कि यार दिस इज़ गोइंग रॉन्ग, तो इमीडिएटली अपन उसको ट्रीट करना स्टार्ट कर दें। आपने हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बात करी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है और कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं? जी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी जैसे लेट एज प्रेगनेंसी हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, ट्विन प्रेगनेंसी हो, जिस प्रेगनेंसी में BP बढ़ जाए, शुगर्स हो जिनको, जो प्रीवियस सिजेरियन हो ऑलरेडी और अपन उसको ना आगे डील कर रहे हैं, शॉर्ट स्टेचर वुमेन हो, बहुत एनीमिक वुमेन हो, खून की बहुत कमी हो, ये सब प्रेगनेंसीज हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में इंक्लूड की जाती है। स्पेशल केसेस जैसे जिनको बार बार अबॉर्शंस हुए हुए हैं वो भी एक तरह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसिडर की जाती है क्योंकि अपन उनकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं। तो इन सारे केसेस में जो प्रेगनेंसी है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है? यस, ऐसे केसेस में जब BP सडनली बढ़ गया तो आपको कन्वल्जन्स आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं, इससे मदर की लाइफ को भी रिस्क रहता है और बेबी को भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। शुगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं अगर, तो वुमेन कैन ऑल्सो गो इनटू कीटोएसिडोसिस एंड मदर बेबी को भी सडन डेथ हो सकती है। तो यस, देखना ज़रूरी है ये सब चीज़ें। डिलीवरी की बात चल रही, तो आजकल जो केसेस आप हैंडल कर रहे हैं उसमें अगर हम बात करें तो सी सेक्शन यानी सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरीज में से कपल्स ज़्यादातर किसको चूज़ कर रहे हैं? सी एज अ डॉक्टर आई डोंट गिव अ चॉइस, मैं चॉइस नहीं देती हूँ कि आपको कैसे डिलीवरी करानी है। आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ये चॉइस देते होंगे। मैक्सिमम कपल्स जो यंग रहते हैं, पहली प्रेगनेंसी जिनकी रहती है, दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज एंथुजियास्टिक, एटलीस्ट जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, कि मैम अपन शुरू से ऐसे ही तैयारी करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। आजकल इसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेज, एंटीनेटल केयर, गर्भ संस्कार और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन गाइड करते हैं। हाँ, अगर नहीं हो पाता है इन केस, या मदर सहन नहीं कर रही है या फिर उससे पुश नहीं हो पा रहा है या वॉट एवर रीजन, देन वी गिव एन ऑप्शन कि ठीक है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू, या इफ इट इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग बेबी, जो पेनलेस मेथड्स है वो आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, देन वी कैन गो फॉर सी सेक्शन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादातर केसेस में प्रेफरेंसेस वाले केसेस को हम बहुत काउंसिल करके ट्राई तो करते ही हैं कि भाई आप ऐसा मत करो। 100 में से एक पेशेंट ऐसा आ जाता है कि नहीं मैम हम तो ऐसा ही कराएंगे, बट देन आई ट्राई टू स्ट्रेच कि टिल द डेट ऑफ डिलीवरी अपन वेट तो करो। अगर पेन्स आ जाते हैं तो बिल्कुल अपन कोशिश करेंगे, नहीं आते हैं, इंडक्शन वो अलाउ नहीं करते हैं, तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपने बताया कि 100 में से फिर एक आध कोई केस ऐसा आता है जो सिजेरियन ही करवाना चाहता है। ऐसे केस में अगर कोई कपल सिजेरियन चुन रहा है तो महिला की बॉडी पर किस तरह का फ़र्क पड़ता है फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए? देखो, सिजेरियंस पे आजकल पहले टाइम के जैसे इतने हैवी बॉडी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहते हैं। पेशेंट आफ्टर सी सेक्शन भी अगले दिन खड़े होके चलती है, ऐसा नहीं है। बट येस, आपके एब्डोमेन की जो 7 लेयर्स होती है वो कट होती है एंड देन इट इज़ रिपेयर्ड, तो वो पेन कुछ समय तक तो रहता है, वो टमी लूज़ हो जाता है, तो उसके लिए अपन को एफर्ट्स करना पड़ते हैं। नेक्स्ट प्रेगनेंसी इमीडिएट अगर प्लान हो जाती है, सपोज 1-1.5 साल में फिर से लेडी प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में टाँके खिंचाना, प्रॉब्लम होना, फुल टाइम नहीं ले पाना, ये सब इश्यूज आ सकते हैं। अगर एक पहले कोई सिजेरियन है, आप नेक्स्ट बेबी प्लान करते हो, तो आई थिंक 3 साल का गैप मिनिमम होना चाहिए ताकि अपन नॉर्मल डिलीवरी की तरफ पुश कर सकें उस चीज़ को। इसमें एक सवाल ये भी बनता है कि अगर सिजेरियन है पहली डिलीवरी, उसके बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो क्या इससे भी कोई फ़र्क पड़ता है? सिजेरियन के बाद में नॉर्मल डिलीवरी हो ही सकती है, उसमें कोई अलग से फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे एक
नॉर्मल किसी नॉर्मल डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी, वैसे ही सिजेरियन के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, बट वो कॉम्प्लिकेशन तब आती है जब टाइम का गैप कम हो। अगर टाइम का गैप अच्छा है, 3 साल के बाद 4 साल 5 साल हो गए हैं, तो शी कैन वेरी इजीली गो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी, कोई दिक्कत। एंड बॉडी में जो चेंजेस जैसे 9 महीने के प्रेगनेंसी के किसी और की बॉडी में आए, वैसे ही इनके में भी आएंगे। ओके, लेकिन सिजेरियन से सिजेरियन अगर कर रहे हैं या सिजेरियन से नॉर्मल में जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में एटलीस्ट 3 साल का गैप रहे तो बेहतर है। बेटर रहता है। सिजेरियन टू सिजेरियन इज़ ओके, प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कत आएगी, पर अगर वापस सिजेरियन होता है तो वो प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, हीलिंग में कोई फैक्टर नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी तभी हो पाएगी अगर मिनिमम 3 साल का गैप हो गया। ओके, अच्छा, गर्भ संस्कार के बारे में बहुत बार मैंने सुना है, क्या होता है ये और ये किस तरह से हेल्प करता है? गर्भ संस्कार एक वुमेन को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली प्रेगनेंसी की तरफ पूरा फोकस करने में हेल्प करता है। उसका बेबी का और मदर का माइंड कनेक्शन जो होता है वो गर्भ संस्कार के थ्रू हो जाता है। एंड बेबी की जो मेंटल ग्रोथ है, मुझे लगता है गर्भ संस्कार से बहुत अच्छी होती है। क्या प्रोसेस रहती है इसमें? इसमें कुछ मंत्र चैंटिंग होती है, कुछ एक्सरसाइजेज होती है, कुछ डाइटरी चेंजेस होते हैं जो अपन को करने होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली फिर उससे बेबी की कनेक्टिविटी टू मदर डायरेक्ट हमें लगता है कि होती है। आपने जो भी केसेस हैंडल अभी तक किए, उसमें कभी कोई ऐसा केस है जो गर्भ संस्कार करा के आए थे? बहुत सारे। और बहुत आपको सारे। कुछ फर्क दिखा? हम लोग खुद ही उनको काउंसल करते हैं कि आप गर्भ संस्कार में जाइए, तो कुछ क्लासेस ऑनलाइन या फिर कुछ पर्सनल ट्रेनर्स इंदौर में बहुत हैं जिनसे अपन गर्भ संस्कार की क्लासेस करवाते हैं। उससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। उनका जो डर है डिलीवरी कैसे होगी, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ओके, सी सेक्शन यानी सिजेरियन डिलीवरी अगर कोई कपल चुन रहा है तो ये तो ऑन द स्पॉट भी कई बार आपको उसमें जाना होता है, लेकिन अगर शुरुआत से डे 1 से आप क्लियर हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में ही जाना है, ऐसे में किस तरह की तैयारियां कपल्स को करनी चाहिए ताकि उनकी जो डिलीवरी है वो स्मूथ हो जाए? प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रूटीन ऑफ एक्सरसाइज और प्रॉपर रेगुलर विजिट्स इन और चेकअप्स जो हो ना, वो अगर होते रहते हैं, और पेशेंट की फिटनेस और मोटिवेशन जो डॉक्टर्स की तरफ से और हॉस्पिटल के स्टाफ की तरफ से होता है, वो सब चीज़ें नॉर्मल डिलीवरी की तरफ पुश करती है। कुछ ऐसी अलग से चीज़ें कर सकते हैं शुरुआती दिनों में प्रेगनेंसी के दौरान? एंटीनेटल योगा, एंटीनेटल क्लासेस, पिलाटेस, बहुत सारी जो मतलब क्लासेस रहती हैं ना, वो सब कुछ करते हैं। वो हेल्प करते हैं नॉर्मल डिलीवरीज में? इन सब के बीच में जब डिलीवरी की बात चल रही है, प्रेगनेंसी की बात चल रही है, महिलाओं में अक्सर एक तरह का मानसिक तनाव देखा जाता है इस पूरे पीरियड में, उसको कैसे हैंडल कर सकते हो? मैं अपने सभी पेशेंट्स को यही समझाती हूँ कि ये एक आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, इस फेज़ को आप इंजॉय करो। जो डर है, जो भी डाउट्स हैं छोटे छोटे, वो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करो। हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर चीज़ का काउंसलिंग है। आपके घर में जैसा माहौल है, आपके मदर इन लॉज के साथ, किसी के घर में हैप्पी माहौल होता है, किसी के नहीं होता, तो उस चीज़ को फिगर आउट कर लेना चाहिए 9 मंथ में। प्लेस ऑफ डिलीवरी बहुत मैटर करती है। किसी को डर होता है कि ससुराल में करना, किसी को मायके में करना, वो प्रेशर सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए कि अपन को ये करना है। घर की सारी टेंशन से एक तरफ, ये 9 महीने आप पीसफुली निकालो, तो आई थिंक इमोशनल हेल्थ सॉर्ट ईजी हो जाए, बेबी से बेटर रहेगा। अच्छा, इस पूरे पीरियड में, प्रेगनेंसी में, कोई एक बात जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि मानसिक तनाव ना हो? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हेल्दी होना चाहिए। वो अगर टेंशन है ना, तो फिर वो पूरे 9 महीने चाहे हम कितनी भी हेल्प कर दें मदर को, वो परेशानी रहती है। ब्रेस्ट फीडिंग को लेके भी कई तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो सुनने को आती हैं। सबसे कॉमन समस्याएं आपको क्या देखने को मिलती हैं और उनके सोल्यूशन क्या हैं? ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है, एकदम जैसे इमीडिएट आफ्टर बर्थ किसी किसी को मिल्क कम आता है या नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा एंजाइटी इश्यूज़ वुमेन में आ जाते हैं, क्या हो रहा है। फिर बेबी को ढंग से केयर नहीं कर पाना, बेबी को होल्ड नहीं कर पाना, बेबी का ढंग से ब्रेस्ट लैच नहीं कर पाना, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको डिलीवरी का पेन अलग है, ऊपर से फीडिंग का भी पेन हो रहा है, तो वो सब चीज़ें, बैक पेन, ये सब प्रॉब्लम्स मदर्स को आती है। इमोशनल केयर, डॉक्टर की गाइडेंस और प्रॉपर लैक्टेशन सपोर्ट अगर मिल जाता है तो ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। आजकल बहुत लैक्टेशन एक्सपर्ट्स भी रहते हैं और मैक्सिमम गायनेक्स भी ये चीज़ में गाइड करते ही हैं कि आपको लैक्टेशन में कैसे हम हेल्प कर सकें। प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक के जो 9 महीने, उसमें पुरुषों का रोल किस तरह से आप देखती हैं? मैं एक कपल को यही कहती हूँ कि आप एज अ कपल प्रेग्नेंट हो, आप अकेली वाइफ का काम नहीं है। अ हस्बैंड शुड बी अवेलेबल टू वुमेन ऑल द टाइम, बोथ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली भी। मतलब हर चीज़ में उसको हेल्प होना चाहिए। कभी वो उसको किचन में हेल्प कर दे, चलो आज मैं घुमा के ले आता हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें, जो भी वो बोल रही है, जो भी वो बताना चाह रही है, जैसे उसको नींद नहीं आ रही है रात को, तो भाई तुम 10 मिनट साथ में बैठ जाओ, बात कर लो, तो इतना सफिशिएंट है वुमेन के लिए कि भैया समबडी इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ मी। आप, वो परेशान हो रही है, वो वॉक भी नहीं कर पा रही है, वो चल भी नहीं पा रही है, सो भी नहीं पा रही है, और आप आराम से सो रहे हो, तो वो चीज़ तो डिस्टर्ब करती है।
तो मैसेज ये जाता है कि यार मेरी और जिम्मेदारी है क्या? कोई भी नया कपल जब प्रेगनेंसी लेके आते हैं ये न्यूज़, तो मैं उन दोनों को स्टार्टिंग में ही गाइड करती हूँ कि यू आर एज अ कपल प्रेग्नेंट, तो इफ़ शी इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ दैट एज आई एम टेकिंग केयर, तो दैट वेज इट गोज़ वेल। प्रेगनेंसी अच्छी रही, डिलीवरी बेहतर हो गई, उसके बाद पोस्ट डिलीवरी जो स्ट्रेस होता है या पोस्ट डिलीवरी मानसिक और शारीरिक हेल्थ है, उसको कैसे बेहतर रखना है? इमीडिएट पोस्टपार्टम फेज जो होता है ना आफ्टर डिलीवरी 45 डेज थोड़े से ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि तब तक में वो 9 महीने का जो यूट्रस है वो वापस अपने नॉर्मल साइज़ पे आता है। उस टाइम पे आपको डॉक्टर की गाइडेंस में प्रॉपर मेडिसिन लेना चाहिए और प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। बेबी के लिए फीडिंग का टाइम है ये, तो आपको फीडिंग और लैचमेंट के जो भी इश्यूज़ आते हैं उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। और डाइटरी इम्प्रूवमेंट, जो भी हाई प्रोटीन डाइट, आप वाटर इनटेक प्रॉपर, ये सब चीज़ें अगर आप करते हो विद सम मेडिसिन सपोर्ट तो दिक्कत नहीं आती है। और इमोशनल सपोर्ट, जैसे कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपसे कभी कभी ऐसा होता है यू फील लाइक कि बेबी आपसे ढंग से हैंडल नहीं हो पा रहा है, बेबी ज़्यादा क्यों रो रहा है, वो दूध क्यों नहीं पी रहा, ये सब चीज़ों के कारण स्ट्रेस आ जाता है। वो तनाव कभी कभी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पोस्टपार्टम ब्लूज़ यानी एक बहुत ज़्यादा एंजाइटी कंडीशंस होती है, जिसके लिए कभी कभी हमको साइकोलॉजिस्ट की मदद या फिर उनको अपने गायनेक से ये चीज़ मिलके कंसल्ट करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डाइट, एक्सरसाइज, और अगर आपको कोई भी सवाल हो रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट। बिल्कुल। अच्छा, इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल आता है कि जब कोई कपल कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं तो इनफर्टिलिटी के लिए मोस्टली टाइम फीमेल को लोग जिम्मेदार मान लेते हैं। पुरुषों में इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है? इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ मेल और फीमेल्स में इक्वल होते हैं। जैसे महिलाओं की एज रिलेटेड इश्यूज आ सकती है, जेंट्स में भी वो एज रिलेटेड इश्यूज आ सकती है। स्मोकिंग, ड्रिंक्स, अल्कोहल, टोबैको एडिक्शन या ड्रग एडिक्शन, इन सबसे स्पर्म क्वालिटी भी डैमेज होती है। तो एक सिंपल सा टेस्ट है सीमन एनालिसिस, जिससे अपन को पता लग सकता है कि मेल फैक्टर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इनफर्टिलिटी के लिए। और आजकल हर फैक्टर का ट्रीटमेंट है मेडिकल, तो डेफिनेटली अगर एक कपल इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो दोनों पार्टनर्स को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, एंड वॉट एवर इज द इशू वी कैन गिव मेडिसिन फॉर दैट। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने से स्पर्म काउंट जो होता है वो कम हो जाता है, ये सही है? यस, स्पर्म काउंट कम होता है। उनकी जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे, जैसे सपोज एनी स्पर्म विच वंस एंटर्स इनटू वेजाइना, इट हैज़ टू स्टे इनटू द बॉडी लाइव फॉर एटलीस्ट 72 आवर्स। तो वो ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है उसकी वो शॉर्ट हो जाती है, उसकी मोबिलिटी, उसकी मोटिलिटी स्लो हो जाती है, उसका स्पर्म का जो हेड होता है वो डैमेज हो जाता है। तो क्या ये भी इनफर्टिलिटी से डेफिनेटली उसका एक कारण हो सकता है? सर्वाइकल कैंसर के बारे में आजकल बहुत सुनते हैं, क्या है ये और क्यों होता है? सर्वाइकल कैंसर एकदम सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो बच्चेदानी का जो मुंह रहता है वहाँ पे उस पार्ट को सर्विक्स बोलते हैं। उस जगह पे अगर कुछ कैंसरस ग्रोथ हो जाए उस चीज़ को अपन सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। अच्छा, इसका सर्वाइकल से कोई लेना देना नहीं है? नहीं नहीं है ना? नहीं। ओके, इसके कॉजेज मेन क्या हैं? इसके मेन कॉजेज़ होते हैं इन्फेक्शन इन वेजाइना, इन्फेक्शन इनटू सर्विक्स। जो रीजंस है वो अगर अपन बताएं, पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन, वाइट डिस्चार्ज, इन्फेक्शन, अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, ऑल दिस थिंग्स समहाउ लिंक टू दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन। HPV वायरस अगर आपके सर्विक्स पे लग जाता है तो वो भी एक बड़ा रीज़न है जिसके कारण अपन को सर्वाइकल कैंसर से फेस करना पड़ सकता है। ओके, मतलब जितने भी रीजंस आपने बताए, क्या इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी है? बोल सकते हैं। टीनेज सेक्स आजकल कॉमन हो गया है, पीपल कम फॉर अबॉर्शन पिल्स इन अ वेरी फ्रीक्वेंट रेट दीज डेज, दिस इज़ नॉट गुड। तो सर्वाइकल कैंसर का सर्वाइकल से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को भी समझिए। साथ ही ये भी समझिए कि अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी आपको मुश्किल में डाल सकती है, ना केवल मानसिक तौर पे बल्कि शारीरिक तौर पे, तो इनसे बचने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते मैम, सर्वाइकल कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर हो, इनको लेके किस तरह के टेस्ट कराए जाते हैं कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए या स्कैन करा लें? सर्वाइकल कैंसर का बहुत सिंपल इन्वेस्टिगेशन विजुअल एग्जामिनेशन भी होता है। विजुअल इंस्पेक्शन डायरेक्टली देखने से कि कुछ दिख रहा है, अपन उस पर एसिटिक एसिड या फिर कुछ भी जो सोल्यूशंस रहते हैं वो डाल के अपन देख सकते हैं। पैप्समियर एक बहुत कॉमन टेस्ट है। पैप्समियर एवरी 2 to 3 years वंस अपन को कराना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 35। एंड डिटेल्ड अगर किसी को रिपीटेड इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम है तो कॉल्पोस्कोपी एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे अपन सर्वाइकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। कितनी बार करानी चाहिए टेस्ट? पैप्समियर 2-3 साल में एक बार अगर अपन रेगुलर करवाते हैं और वो नेगेटिव आता है, दैट मीन्स दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कभी पैप में कुछ इन्फेक्शन या कोई भी चीज़ पॉजिटिव आती है तो कॉल्पोस्कोपी फिर जाना चाहिए। ओके, और ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात? ब्रेस्ट कैंसर के लिए बेस्ट एग्जामिनेशन होता है सेल्फ मैनुअल एग्जामिनेशन। अगर अपन को 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ
द ब्रेस्ट में अब पाल्पेशन करके देखो, अगर आपको कुछ लंप या गठान जैसा कुछ दिखता है तो अपन उसको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है तो 30-35 के बाद में अपन को रेगुलर मैमोग्राम या फिर जनरल एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर के लिए जाना चाहिए, कराना चाहिए। तो ये टेस्ट अगर आप कराते हैं तो आप सिक्योर करेंगे कि कोई खतरा सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर का तो नहीं बढ़ रहा है। 35 के बाद में जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मुझे सबको यही लगता है, बोलती हूँ मैं अपने पेरेंट्स को, अब हेल्थ चेकअप के जो कूपन्स आते हैं बड़े हॉस्पिटल्स के, कॉर्पोरेट्स या बड़ी लैब्स के, वो आपको उनको गिफ्ट करना चाहिए। तो साल में एक बार जाके अपना कंप्लीट हेल्थ चेकअप करवाओ। दिस इंक्लूड्स अ सोनोग्राफी, बेसिक ऑल द इन्वेस्टिगेशंस, कॉलपोस्ट, ये अपना पैप्समियर भी हो जाता है और मैमोग्राम भी हो जाता है। मतलब गिफ्ट का लगे हाथ मैम ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको दिया है। आप 35 प्लस हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग 35 प्लस हैं, तो आप उन्हें एक अच्छा हेल्थ चेकअप गिफ्ट कर सकते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें और आने वाले खतरों से जागरूक रहते हुए अपनी बॉडी का ख्याल रखें। गर्भ निरोधक टैबलेट्स भी आते हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन की अगर हम बात करें तो उसमें किस तरह के ऑप्शंस हैं, पर उनको यूज़ किस तरह से करना चाहिए और कौन सा सेफ़ है, चाहे वो पिल्स हो, इंजेक्शन हो, उस पर थोड़ा सा गाइड कीजिए। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन एक बहुत वाइड टॉपिक है। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। आप टैबलेट्स ले सकते हैं जो 21 डेज़ की पिल्स बोलते हैं, जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में इमीडिएट, जैसे अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद में भी टैबलेट्स आती है विच कैन बी टेकन विद इन 72 आवर्स। फिर इंजेक्शंस आते हैं मंथली या फिर समटाइम्स 2 मंथलीज और 6 मंथली बोलते हैं कुछ लोग, वो हैं। और कॉपर टी, मल्टीलोड्स, ये सब चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव हैं। और परमानेंट मेथड्स भी अवेलेबल हैं, जिसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग जो सूटेबल हो वो लेना चाहिए। आइडियली एक डेफिनेशन अगर दें कि व्हेन व्हाट शुड बी यूज्ड, तो एक न्यू कपल को या फिर एक लिव इन कपल है या फिर आजकल अनमैरिड कपल्स भी हैं, तो 21 डेज टैबलेट पिल्स इज़ वेरी सेफ फॉर देम। लो डोज की टैबलेट्स आती है, कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, एटलीस्ट आप अबॉर्शन पिल से बेटर चीज़ ले रहे हो, तो दिस इज़ गुड फॉर देम। अब जो एक बेबी हो गया है, आप इंटरवल करना चाहते हो 2 प्रेगनेंसीज में, एट दैट टाइम कॉपर टी इज़ वेरी गुड। यू डोंट हैव टू टेक एनी टैबलेट्स, दिस डजंट इफेक्ट योर मिल्किंग, मतलब बेबी को फीड कर रहे हो तो वो चीज़ प्रॉपर नहीं है। 3 साल, 5 साल, 10 साल, एज मच द गैप यू वांट, और वेन एवर यू वांट टू प्लान अ बेबी, आप वो कॉपर टी निकलवा लो एंड यू आर फिट टू प्लान अनदर चाइल्ड। तो सेकेंड फेज में कॉपर टी इज़ गुड। कॉपर टी न्यू कपल्स में या अभी प्रेगनेंसी एक बार नहीं हुई है, मैं पर्सनली नहीं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि वो कभी कभी कुछ बाद में प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। अब किसी कपल की फैमिली कंप्लीट हो गई है, दे आर डन विद प्रेगनेंसीज एंड एवरीथिंग, तो फिर उनको परमानेंट स्टेरिलाइजेशन करवा लेना चाहिए। ये जो मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं, आप एक सजेशन के लिए अपने डॉक्टर के पास ज़रूर चाहिए। आई डोंट थिंक कि मेडिकल से लेके डायरेक्टली ये चीज़ अपन को यूज़ करना चाहिए। और ये भी तो है ना कि जब तक मेडिकल कंडीशंस नहीं पता हो तब तक आप कैसे सुझाव दे सकते हैं कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं उस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। मैम एक बार अलग से थोड़ा सा पीसीओडी की बात करते हैं, क्योंकि इसके बारे में अक्सर मुझे सुनने को मिलता है। पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका खान पान कैसा है, आपका स्लीप साइकिल कैसा है, आपकी डाइट हेल्दी है कि नहीं है, आपकी डाइट टाइम पे है कि नहीं है, उन सब चीज़ों से ये चीज़ पीसीओडी, मतलब आपकी ओवरीज में हर मंथ जो फॉलिकल बनना चाहिए और वो रप्चर होना चाहिए, ओव्यूलेशन होना चाहिए, पीसीओडी में वो ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स ओवरी में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण पीरियड्स टाइम पे नहीं आते। दिस इज पीसीओडी। तो ये एक हेल्थ प्रॉब्लम है। यस। लेकिन लाइफस्टाइल से हो रही है। लाइफस्टाइल से हो रही है, बिल्कुल। तो इसको कैसे सही कर सकते हैं? इसका मेन ट्रीटमेंट आपका लाइफस्टाइल करेक्शन है। देखो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम पेशेंट्स को बोलते हैं आप थोड़ा सा वेट रिड्यूस करो, तो उनका लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली वो लोग हेल्दी तरफ चले जाते हैं। दे डाइवर्ट देयर फोकस फ्रॉम देयर स्ट्रेसफुल लाइफ टू एन एक्सरसाइज, तो ऑटोमेटिकली द पीसीओडी थिंग्स गेट करेक्टेड। तो मेन चीज पीसीओडी के लिए आपको एक प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस भी लगती है, आपको आपकी फिजिकल फिटनेस पे भी जाना है, प्लस आपको इमोशनली थोड़ा सा बिल्डअप होना। अब आजकल सबका प्रोफेशन हेक्टिक है, सबका वर्क लाइफ जो है डिस्टर्ब्ड है, लेकिन वेन एवर यू आर फ्री यू हैव टू बी फुल ऑन योर बॉडी। मतलब आपको पूरा अपने आप को इन्वॉल्व करना है उस हेल्थ में। आप खाना खा रहे हो तो आप खुशी से खाओ, आप खाते टाइम पे भी तो कुछ और ध्यान नहीं दोगे उस चीज़ पे और अपने काम पे ही लगे रहोगे, तो अल्टीमेटली दैट फूड इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सिमिलरली पीसीओडी, आप चैन से सोए ही नहीं हो तो सुबह आप थके हुए ही उठोगे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पीसीओडी से रिलेटेड है, वुमेन में स्पेशली। पीसीओडी के बाद में एक और शब्द सुनने मिलता है, पीसीओएस।
पीसीओडी में सोनोग्राफी में जब चेंजेस दिखते हैं ओवरीज में तब उसको पीसीओडी बोलते हैं। पीसीओएस में कई बार ऐसा होता है कि अलोंग विद द सोनोग्राफी सिम्टम्स और समटाइम्स विदाउट दो सिम्टम्स आपको फीचर्स सारे वही, आपके पीरियड्स इरेगुलर है, आपका वेट गेन हो रहा है, आपको एबनॉर्मल फेशियल हेयर्स आ रहे हैं बॉडी पे, आप बहुत मूड स्विंग्स आपको आ रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू हैव अ गुड डिसाइसिव पावर, ये सब पीसीओएस में अदर देन योर साइकिल इरेगुलरिटी ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो दिस इज पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके अब एक और क्वेश्चन इन सब के बाद बनता है एंडिंग में कि मेनोपॉज जो होता है उसको लेके अलग तरह की मैं कहूँगा कि थोड़ी सी जानकारी लोगों को नहीं है ना, या मैं कहूँ कि उसको लेकर एक अलग राय बनी हुई है। आप मेनोपॉज को किस तरह से देखते हैं? मेनोपॉज एक फेज़ है वुमेन की लाइफ का जब उसका पीरियड साइकिल जो है, जो मंथली ओव्यूलेशन साइकिल है वो बंद होने वाला है। तो मेनोपॉज से पहले एक फेज़ आता है पेरीमेनोपॉजल टाइम। पेरीमेनोपॉजल मीन्स अब पीरियड्स बंद होने का टाइम शुरू हो गया। उस टाइम पे उसको हार्मोनल सडनली शट डाउन होता है। द वुमेन हु वाज वेरी एक्टिव इनिशियली शी विल फील टायर्ड, थोड़ा सा काम कर लिया और फिर थक गए। जो चीज़ उसको बहुत अच्छी लगती थी वो अब उसको जम नहीं रही है। छोटी छोटी बातों को बुरा लगना, चिड़चिड़ होना, नींद ढंग से नहीं आना, नींद में सडनली एकदम से ऐसा लगता है कि आपकी सांस भरने लगी, अनईजी होना, रिलेशनशिप इंटरकोर्स वगैरह में इंटरेस्ट खत्म हो जाना, ये सब चीज़ें जो है पेरीमेनोपॉज में स्टार्ट हो जाती है। साइकिल्स लेट से आने लगते हैं, किसी किसी को जल्दी आ रहे हैं, किसी को ब्लीडिंग कम होती है, किसी को ज़्यादा हो रही है। तो ये सब वेरिएशंस आते हैं। अल्टीमेटली मेनोपॉज कब बोलते हैं? जब 1 साल तक लगातार आपको पीरियड्स नहीं आए हैं, बॉडी में बाकी चेंजेस आर अदरवाइज बट पीरियड्स कंटिन्यूअसली 1 साल तक नहीं आए, देन वी डिक्लेयर दैट वुमेन कि अब आपको मेनोपॉज आ गया है। ये खतरनाक हो सकता है या नहीं नहीं नहीं, ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये सबको होता है मेनोपॉज, बट किसी को दिक्कत अगर दे रहा है तो उसको अटेंशन की ज़रूरत है। ओके अच्छा, इससे इसका टेस्ट होता है कुछ? ब्लड टेस्ट जैसे मेनोपॉज कब आ रहा है वो डिक्लेयर करने के लिए अपन को बेसिक जो हार्मोनल टेस्ट होते हैं FSH LH अपन को करना चाहिए अगर ज़रूरत लग रही है तो। कभी इसमें बेसिक इमोशनल सपोर्ट अगर अपन एक वुमेन जो एकदम समझ नहीं पा रही है कि उसके साथ सडनली ये क्या होने लग गया, तो एज ए डॉक्टर अगर हम उनको गाइड कर देते हैं कि नहीं ये इस टाइम पे ये होगा, ये नॉर्मल है, तो वो काउंसिल हो जाए तो आइडियली कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, अपन थोड़ा बहुत कैल्शियम सपोर्ट उनको दे सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो रही है इन सब चीज़ों से तो अपन उनको आइसोफ्लेव्स दे सकते हैं। किसी किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है कुछ समय के लिए। एंड इट इज़ ओके टू टेक ऑल दिस मेडिसिन। अपने आप को कई बहुत सारी महिलाओं को तो पता ही नहीं चलता कि ये भी एक बीमारी है, तो वो चीज़ को कवर कर लेना चाहिए। अगर अपन इस मिडिल एज की वुमेन को कोई को परेशान देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके घर में चाची मासी ये लोग होते हैं और वो परेशान हो रहे हैं, तो एज अ पर्सन अपने को पता चलना चाहिए कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वक्त के साथ नॉर्मल है। हाँ। MBBS के बाद में गायना ब्रांच का लेने का कोई खास वजह है? मेरे फादर को था हमेशा से गायनेक, पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड जो राइसिंग नगर जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, स्मॉल टाउन, डॉक्टर अशोक गुप्ता, ही वाज द वेरी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट देयर एंड बेस्ट, मतलब कैसे कैसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस वो हैंडल करते थे। तो हम डेली बेसिस पे उनकी स्टोरीज सुनते थे। मेरी मम्मी की जो फ्रेंड थी आंटी आशा, डॉक्टर आशा कालरा, वो उनकी स्टोरीज हम सुनते थे। हम लोग छोटी जगह पे थे तो उनके बच्चे और हम लोग सब साथ में पढ़े लिखे बड़े हुए, तो एक हमको था कि अगर कुछ बनना है तो गायनेक इज़ द थिंग which we can get into। Okay. फिर तब से। अच्छा, अब गायनोकोलॉजिस्ट के तौर पे आप काम कर रही हैं, अब तक का सबसे यादगार या ये कहिए कि सबसे डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड केस आपने अभी तक क्या सॉल्व किया है? वैसे सभी प्रेगनेंसीज अलग रहती है, सब में अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता कि एकदम इजी और कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। स्पेशली मुझे एक पेशेंट का याद आता है, 2020 में मैं उससे फ़र्स्ट टाइम मिली थी जब मैं इंदौर में नई नई आई थी, और उस टाइम पे उसको ऑलरेडी 4-5 अबॉर्शंस हो चुके थे एंड शी वाज लाइक बहुत दुबली पतली कमज़ोर सी पेशेंट है। जब वो आई तो उसके 2 महीने प्रेगनेंसी थी, थ्रू आउट उसको मैनेज किया, अच्छे से केयर करी कि अबॉर्शन ना हो जाए। 7th मंथ में से उसको हाई ग्रेड ब्लड प्रेशर डेवलप हो गया, कैसे करके भी 8th मंथ कंप्लीट होते होते मुझे उसको डिलीवर करना पड़ा। बेबी हेल्दी है, मदर भी हेल्दी है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी फिर से उसको आफ्टर 3 years फिर से प्लान हुआ तो उसको प्लेसेंटा एक्रीटा हुआ। एक्रीटा इज़ लाइक वर्स्ट कंडीशन इन प्रेगनेंसी। आवल जो है वो बच्चेदानी से बाहर निकल के दूसरे ऑर्गन्स पे जाके चिपकने लगी, क्योंकि अब वो इतने साल से मेरे से जुड़ी हुई थी तो मेरी बहुत क्लोज थी। 5th मंथ में मुझे पता था कि उसको एक्रीटा है। हमने 34 वीक्स तक प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करा, उसकी प्रॉपर केयर करी। फिर डिलीवरी के टाइम पे वी हैड अ वेरी गुड टीम एंड वी कुड मैनेज दैट केस वेरी वेल। पेशेंट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी एंड बेबी इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। ओके,
तो आई फील प्राउड कि हाँ वो अब मेरे मतलब मुझे उसको देख के बहुत खुशी होती है कि कुछ किया हमने। आप सर्वोत्तम हॉस्पिटल को रन करते हैं इंदौर में, किस तरह का हॉस्पिटल है और वहाँ पर किस किस तरह की सुविधाएं हैं? सर्वोत्तम हॉस्पिटल एक 15 बेडेड स्मॉल हॉस्पिटल है जिसमें गायनेक का और ऑप्थेल का, मेरे हस्बैंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, आई का पूरा केयर होता है। गायनेक में सब तरह के हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, सोनोग्राफीज़, डिलीवरीज, अच्छी वजाइनल सर्जरीज, मेरी फेलोशिप वजाइनल सर्जरीज में तो MIVH वगैरह मैं यहाँ पे करती हूँ, लेप्रोस्कोपीज़ वगैरह भी होती है। ओके, कितना साल हो गया इस हॉस्पिटल को? 2022 में स्टार्ट किया था, नाउ वी हैव कंप्लीटेड 3 years। कोई भी बीमारी हो या किसी भी तरह की टॉपिक हो, उससे जुड़े हुए सच और झूठ होते हैं। प्रेगनेंसी की बात करें, डिलीवरी की बात करें या फिर ओवरऑल महिलाओं की हेल्थ की बात करें, उससे जुड़े हुए आपने क्या क्या अफवाहें, सच और झूठ सुने हुए हैं? पहले सच बताती हूँ। पहले मतलब ये अर्ली प्रेगनेंसी में पपीता, पाइनएप्पल ये सब नहीं खाते हैं, गर्म चीज़ें नहीं खाते, ये एक सच है। इन दोनों चीज़ों में ऐसे कुछ एसिड्स हैं जो कि प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। Okay. पपीता, पाइनएप्पल का स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन। एक झूठ जो आई एक्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ द लेडीज़ ऑफ द फैमिली कि हाँ ठीक है आप कर लो, बट आई नो कि इसका कोई लॉजिक नहीं है। जैसे कि केसर खाने से बच्चा गोरा होगा या नारियल खाने से बच्चा गोरा होगा, ऐसा नहीं होता है। जो आपके जेनेटिक्स है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है बाई ईटिंग दिस। 9th मंथ में आप कुछ भी दो, लेकिन वो शुरू से देना, केसर थोड़ा गर्म कर जाता है और नारियल वैसे भी अच्छी चीज़ है, आप दे दो, कोई नुकसान की चीज़ नहीं है। ओके, और कुछ इसके अलावा? एक ये जो रीत है कि 8वें महीने में नदी नाला नहीं क्रॉस करना, इसको मैं समहाउ एग्री भी करती हूँ और डिसएग्री भी करती हूँ। एग्री क्यों करती हूँ? क्योंकि 9th मंथ में सबसे डिफिकल्ट फेज 8th मंथ ही होता है, क्योंकि 8th मंथ में कार्डियक लोड, मदर की हार्ट पे सबसे ज़्यादा लोड उस टाइम पे होता है और उस टाइम पे वुमेन शुड रेस्ट। तो वो पुराने लोगों ने जो रीत बनाई कि आप इस टाइम पे ज़्यादा नदी नाले क्रॉस मत करो, ट्रैवल मत करो, उसका लॉजिक वैसा रहा होगा, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर वुमेन। लेकिन अब वो टैबू बन गया है कि भाई उसका लॉजिक नहीं पता लोगों को, लेकिन नहीं हमें तो करना ही नहीं है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो वैसे होना चाहिए। तो उसका बिना लॉजिक के आप उसको परेशान हो रही हो महिला, लेकिन क्योंकि नदी नाला क्रॉस नहीं करना तो आप डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हो, ये थोड़ी सी गलत बात है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपके नॉलेज के लिए, आपके टाइम के लिए और आरजे गौरव टॉक्स में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच गौरव, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके टॉक शो में आके। बहुत बेसिक क्वेश्चंस जो आपने पूछ के डिटेल में जो अपन ने आंसर्स डिस्कस किया, आई होप पब्लिक को इस चीज़ से बेनिफिट मिले एंड दिस इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट डेवलप बाय यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आज का जो शो, आज का जो पॉडकास्ट है वो उन तमाम महिलाओं के लिए है, साथ ही उन तमाम पुरुषों के लिए भी है जिनके आसपास महिलाएं हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर को, आपके आसपास जो महिलाएं हैं, जो आपके परिवार का हिस्सा हैं, जो आपकी लाइफ का हिस्सा हैं, उनकी बेसिक जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जानकारी कर पाएँ। तो इस शो से आपको महिलाओं से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उनके सॉल्यूशन, उनके बारे में जो जवाब हमने लिए हैं, उनसे कुछ नया जानने को मिलेगा। इस उम्मीद के साथ अगले पॉडकास्ट में आपसे जल्द मुलाकात होगी। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स से जुड़ सकते हैं, साथ ही सोनल पलोट जी से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो उनके सोशल मीडिया लिंक्स हैं उस पर जाकर उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जल्द आपसे मुलाकात होगी।